गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को मानचित्र से पढ़ने वाले हैं और मानचित्र से पढ़ने से होता क्या है, ये टॉपिक जो है ना पूरा पूरी आपका क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा और ज्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। अगर सच में आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस टॉपिक से 2 क्लास हो चुका है और उस 2 क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ चुके हैं और जो अगला टॉपिक है ना वो आज का स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक हम लोग का है भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जलवायु क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जलवायु मौसम में क्या अंतर है, ये पूरा टॉपिक जो है ना इस तरह से मानचित्र से हम लोग पढ़ चुके हैं और ये मानचित्र से पूरा अच्छा से समझ भी चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो ये जो वीडियो है ना वो क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 4 है जिसका नाम है जलवायु और ये क्लास 11th के लिए भी है। इसके अलावा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जलवायु से, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना मैं स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो जलवायु है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि भारत की जलवायु कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है ना इसको प्रभावित कौन करता है, मतलब किसकी वजह से ये इफेक्टेड होता है, ये बात पढ़ना है। और ये 3 रीजन है जिससे भारत की जलवायु प्रभावित होता है। लेकिन इससे पहले हम जो पढ़े थे ना उसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ चुके थे जो मुख्य रूप से 6 कारक था। इसके अलावा भी था लेकिन इसमें 6 दिया हुआ है इसलिए हम लोग 6 पढ़ चुके थे अच्छा से। आज की क्लास में हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश, ऊंचाई और वायु दाब, ये तीनों टॉपिक को क्लियर रूप से विस्तार से मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में और अक्षांश जो है ना किस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है इस बात को समझेंगे। और देखो यहाँ पे जो समझाएंगे ना नीचे इसका नोट्स लिखा हुआ है। अगर आप नोट करना चाहते तो साथ में नोट भी करते जाइए ताकि एक अच्छा नोट्स आपके पास बन सके। इससे पहले जितना भी टॉपिक था जैसे भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का आकार स्थिति और अपवाह, ये तीनों चैप्टर का वीडियो हम इसी तरह से मानचित्र के द्वारा पढ़ा करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आता रहे। सबसे पहले देखो ये पूरा ग्लोब है और यहाँ पे जो ये बीच वाला लाइन दिख रहा है ये विषुवत रेखा है और इसके ऊपर में ये जो दिख रहा है ना ये कर्क रेखा है। ये कौन सा रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और इसके नीचे में ये मकर रेखा है। और हम लोग जानते हैं सूर्य का जो प्रकाश है ना बस यही तीनों रेखा के बीच में आता है। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, यहां से लेकर के यहां तक सूर्य का प्रकाश आते रहता है जिसके कारण ये क्षेत्र जो है ना हमेशा गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म को भूगोल में उष्ण बोला जाता है, क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों में ट्रॉपिक आ रहा है इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक, तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के जो क्षेत्र होता है ना उसको ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे अगर भारत को देखिएगा ना तो देखो भारत जो है ना कहाँ पे है, तो भारत से बीचों बीच कर्क रेखा पास किया है। मतलब भारत के नीचे में भी थोड़ा सा भारत है और भारत मतलब ये कर्क रेखा के दक्षिण में भी भारत है और कर्क रेखा के उत्तर में भी भारत है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ना कर्क रेखा के ऊपर में जो भारत है वहां पे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ पे शीतोष्ण है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब सूर्य होता है दिसंबर में तब भारत में ठंडा होता है कि नहीं होता, भारत में ठंडा होता है। तो जब यहाँ पे सूर्य होता है ना तो यहाँ पे होगा ठंडा और जब वहां पे सूर्य होगा कहाँ पे, जब यहीं पे सूर्य होगा यहाँ पे, तो भारत में क्या होगा, गर्मी। मतलब भारत में जो है ना ठंडा गर्म दोनों होता है। जब यहाँ पे सूर्य तो हो जाएगा ठंडा और जब यहाँ पे सूर्य तो ये हो जाएगा गर्म। मतलब ये ठंडा गर्म दोनों है इसीलिए इसको ठंडा को शीत बोला जाता है, गर्म को उष्ण बोला जाता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण या उपोष्ण। ये शीतोष्ण कटिबंध होता है या उपोष्ण कटिबंध होता है, ये दोनों प्रकार का कटिबंध होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो अक्षांश है ना भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए लिखा गया है, देखो लिखा गया है कर्क रेखा
हम लोग देखे ना ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पश्चिम में गुजरात के कच्छ की रण से लेकर पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो कर्क रेखा है ना, ये देखो गुजरात से पास होता है। गुजरात का यहाँ पे एक जगह है कच्छ की रण, और यहाँ पे जो है ना ये मिजोरम का मिजोरम से पास होता है। मतलब पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रण से स्टार्ट होता है और पूरब में मिजोरम से होकर गुजरता है। ये बात तो बताए। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है, यहाँ पे देखो अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु में किस तरह की विशेषता होता है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय या दोनों, तो दोनों होगा कि नहीं होगा। देखो इसके नीचे में जो है ना ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, इसलिए इधर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विशेषता होगा। ऊपर देखो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता। तो यहाँ पे याद रखेगा कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि देश का लगभग आधा भाग जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तथा जो कर्क रेखा के उत्तर में है उसे वहां उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है कि नहीं। सब शीतोष्ण कटिबंध को सब ट्रॉपिकल बोला जाता है। इसके अलावा इसीलिए भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों का विशेषता पाई जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक में ऊंचाई आते हैं। हम लोग ऊंचाई के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना ऊंचाई किस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है ये समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊंचाई को इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं, और ये हम लोग जानते हैं भारत का ये जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा कहने का मतलब क्या है कि इसका जो औसत ऊंचाई है ना वो 6000 मीटर है। 6000 मीटर मतलब समझते हैं, 6000 मीटर मतलब होता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है। लंबाई में अगर 6 किलोमीटर चलते हैं ना तो थक जाते हैं। सोचिए उतना ऊपर अगर इस तरह से रहे, ये औसत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 6 किलोमीटर है। कहीं कहीं तो इसका ऊंचाई 8850 में, जैसे माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना 8850, 48 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 50, तो लगभग 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इधर उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। मतलब ये जो साइबेरिया है ना जो रूस में है, वहां से ठंडी ठंडी हवा चलती है, और ठंडी ठंडी हवा चलती तो ये इतना ऊंचा है ना कि हिमालय पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। कल्पना कीजिए अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवा पूरा भारत में प्रवेश करता, और जब पूरा भारत में प्रवेश करता तो बोलो भारत में कितना ठंडा हो जाता, बहुत ठंडा हो जाता। तो बोलो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में ये ऊंचाई आता है कि नहीं आता है, आता है। अब यहाँ पे देखिए वही बात लिखा गया है कि ऊंचाई भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जिसके कारण साइबेरिया या मध्य एशिया से चलने वाली ठंडी हवा को रोकती है। अतः इसी पर्वत के कारण भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंडा क्या होता है, कम होता है। मतलब मध्य एशिया में जितना ठंडा होता है ना उतना यहाँ पे ठंडा नहीं होता। इसके अलावा भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। 30 मीटर का मतलब क्या है कि जो तट है ना, तट किसको बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे है, और ये जो तट है ना ये भी विशाल है, और कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। तो ये था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक। अब हम लोग चलते हैं अगला कारक में, और अगला कारक जो है ना वो तीसरा कारक है, और तीसरा कारक है वायु दाब तथा पवन को बारे में समझने वाले हैं। और ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छा से समझिए। सबसे पहले जो है ना वायु दाब के बारे में समझना होगा, लेकिन वायु दाब को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ मानचित्र बना हुआ है, इसको क्या मतलब है ये बात समझिए, तब हम वायु दाब पे चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ग्लोब बनाया गया है, और ये ग्लोब के बीच में ये जो रेखा है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पे यस बनाया गया है, और यस में कुछ डायरेक्शन दिया गया है। एक तो इधर देखो दाईं ओर मोड़ा गया है, और एक बाईं ओर मोड़ा गया है। यहाँ पे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे फेरल। फेरल जो है ना क्या बोलते हैं कि पृथ्वी जब घूमता है ना तो एक बल उत्पन्न होता है, जिसको आभासी बल बोलते हैं। मतलब लगता है कि एक बल का फील आता है। जैसे आप भी देखिए अगर गोल गोल घूमिएगा ना और हाथ में कुछ पहन लीजिए, ढीला ढाला रहेगा ना तो हाथ से वो खुल करके बाहर फेंका जाएगा। तो यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इसी तरह से एक बल उत्पन्न होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की जो हवा है ना वो अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की हवा कौन कहाँ मुड़ जाता है, तो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। और ये बात जो है ना फेरल नामक व्यक्ति ने बताया था, इसीलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इतना बात समझ गए।
कि कोरियोलिस बल क्या है, तो यहाँ पे वही बात लिखा गया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसके कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में किधर अपनी दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, जिसे फेरल का नियम भी कहते हैं। आज इस टॉपिक में जो है ना वायु दाब में समझना होगा। सबसे पहले वायु दाब को, धरातलीय पवन को, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये सब जो है ना इसमें मेनली समझना है। एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वायु दाब को समझते हैं, और वायु दाब को समझने के लिए यहाँ पे देखो एक मानचित्र दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम इतना जानते हैं ना कि ये सूर्य यहाँ पे होता है, फिर कर्क रेखा पे जाता है, फिर से विषुवत रेखा, फिर से मकर रेखा। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ते रहता है, हमेशा पड़ते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है ना यहाँ की हवा गर्म होके क्या हो जाती है, ऊपर उठने लगती है। यहाँ का हवा गर्म होके ऊपर उठने लगेगी। अब यहाँ का हवा जब ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर। क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। जो इसका नाम है, देखो यहाँ पे नाम है विषुवतीय निम्न दाब। विषुवतीय निम्न दाब को बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट भी बोल सकते हैं। मतलब विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए ये निम्न दाब बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का हवा जो है ना क्या होगा, गर्म होके ऊपर उठेगा, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब जब ये लो प्रेशर हो जाएगा तो इधर से हवा जो है ना, देखो यहाँ पे हवा ऊपर उठा है, तो हम जानते हैं जैसे जैसे हवा ऊपर उठता है ना तो ऊंचाई पे जाने के बाद हवा ठंडा हो जाता है। और ठंडा होके ऐसा नहीं कि ऊपर मिलेगा, ये जो है ना गिरेगा, नीचे उतरेगा। अब देखो यहाँ से तो गर्म होके हवा ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे नहीं गिरेगा। ये लगभग जो है ना 30 से 35 डिग्री उत्तर में और 30 से 35 डिग्री नीचे में दोनों की ओर हवा उतरता है, जिसके कारण जहाँ पे हवा उतरता है ना तो वहां पे हाई प्रेशर देखा जाता है। मतलब यहाँ पे हवा उतर रहा है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ऊपर से हवा गिरेगा तो उसको प्रेशर का फील होगा। तो ये जो है ना यहाँ पे हवा क्या होता है, उतरता है, इसलिए यहाँ पे उच्च दाब बनता है, इसीलिए इसका नाम है उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो सबसे ऊपर में होता है, यहाँ पे कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ठंडा होता है। और यहाँ पे भी देखो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवा चलेगा, इधर से भी हवा चल रहा है और नीचे से भी हवा चल रहा है, और ये दोनों हवा जहाँ टकराएगा वहां से फिर ऊपर उठेगा। मतलब देखो इधर से भी हवा चल रहा है, इधर से भी हवा चल रहा है, इधर से भी हवा चल रहा है, जहाँ पे दोनों टकराएगा वहां टकरा के ऊपर उठेगा। तो ये दोनों हवा जो है ना टकराता कहाँ, उपध्रुवीय निम्न दाब में, उपध्रुव में टकराता है, और यहाँ पे 60 से 65 डिग्री पे टकराता है, और ये हवा क्या होता है, ऊपर उठता है, तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। हम इतना तो समझ गए कि निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र कहाँ बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बीच में जो है ना ये निम्न दाब का क्षेत्र है, फिर ये दोनों साइड उच्च दाब का क्षेत्र, फिर ये दोनों निम्न दाब के क्षेत्र, और ये लास्ट में उच्च दाब का क्षेत्र। सबका नाम भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और बड़ा में बनाए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया विषुवतीय निम्न दाब, ये उपोष्ण उच्च दाब, ये उपध्रुवीय उच्च दाब निम्न दाब, और ये ध्रुवीय उच्च दाब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये क्या हो जाएगा, पोलर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में नाम। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि जो हवा है ना वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो यहाँ पे देखो ये उच्च दाब है, ये उच्च दाब है, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलना शुरू हो गई, तो ये निम्न दाब है। अब जब हवा चलेगा ना तो फेरल क्या बताया था कि पृथ्वी जब घूमता है ना तो हवा अपनी दाईं ओर मुड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखो हवा ऐसे चल रहा था, जब हवा ऐसे चलता है, आप इधर से चलिएगा तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, तो मतलब हवा इधर मुड़ेगा। इसलिए देखो हवा को इधर मोड़ा गया है, हवा इधर मुड़ रहा है कि नहीं। लेकिन जब हवा इधर चलेगा इधर, तो आपका दाएं हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो देखो दाईं ओर मुड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा हवा अगर इधर है, ये दक्षिणी गोलार्ध का बात हो रहा है, तो बाईं ओर मुड़ेगा, और अब इधर चलेगा तो बाईं ओर किधर हो जाता है ऐसे, तो यहाँ पे देखो बाईं ओर मुड़ रहा है, मुड़ रहा है ना, ये बाईं ओर हो गया, है कि नहीं। आप चल के देखिए इधर बाएं हाथ किधर होता है, इधर होता है ना, तो ये बाईं ओर मुड़ रहा है। तो यहाँ पे यही बात याद रखिएगा कि हवा जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ता है, तो बाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और लिखा गया है कि ये जो हवा का दिशा होता है ना, किधर से प्रवेश कर रहा है ये दिशा देखा जाता है। अगर पूछा जाए, यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे देखिएगा ना तो ये व्यापारिक पवन लिखा गया, लेकिन व्यापारिक पवन अभी समझिए थोड़ा सा, व्यापारिक पवन किसको बोलते हैं।
देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हवा चल रहा है, मतलब उपोष्ण उच्च दाब से उपोष्ण उच्च दाब तक, यहाँ से यहाँ तक जो हवा चल रहा है, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक पछुआ पवन है, तो नीचे में भी उतना ही होगा पछुआ पवन, और ये पूर्वा पवन या ध्रुवीय पवन बोलते हैं। हम लोग को ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्लास 9th में केवल और केवल व्यापारिक पवन के बारे में पढ़ना है, जिसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और ये व्यापारिक पवन का दिशा पूछता है कि व्यापारिक पवन का दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है। ये देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन यहाँ से यहाँ तक है। और इसका डायरेक्शन पूछता है कि क्या है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन अगर लीजिएगा ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध का हवा हो गया। देखो ये क्या है? उत्तरी, और ये क्या है? पूर्वी। मतलब उत्तरी पूर्वी से इधर कहाँ जा रहा है? तो ये नीचे हो गया दक्षिणी। देखो ये नीचे क्या हो गया? ये नीचे हो गया दक्षिणी, ये नीचे दक्षिणी और पश्चिमी। तो उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो गया। वही दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह हवा चल रहा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा चल रहा है इस तरह से। और इस तरह से अगर रखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अगर इस तरह से रखते हैं तो इसमें डायरेक्शन देखो, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी से ये कहाँ गया? तो ये उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी। पूर्वी नहीं, यहाँ पश्चिमी हो जाएगा, ये पश्चिमी लिखा जाएगा क्योंकि ये पश्चिम दिशा में जा रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन हो जाता है। वही बात यहाँ पे देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? कि भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है ना, उस क्षेत्र में स्थित है। और व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में किधर चलता है? तो उपोष्ण उच्च दाब से उत्पन्न होता है तथा कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। देखो यहाँ पे वही बात बोला गया है ना, कि ये व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में जो है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है? उपोष्ण उच्च दाब से उत्पन्न होता है, और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ते हुए किधर चलता है? विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलता है। यही बात लिखा गया है। आगे हम समझते हैं सामान्यतः या पवन किधर से चलता है? स्थलीय भाग से उत्पन्न होता है, जिसके कारण भारत में कम वर्षा होनी चाहिए। अर्थात भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कि देखो यहाँ पे जो हवा है ना, यहाँ पे देखो, अगर इसको भारत मानते यहाँ पे भारत, तो ये देखो इधर पूरा स्थल है। स्थल मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे कहीं जल नहीं है, और इधर से हवा ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे भारत है क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पास करता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे भारत है। तो देखो इधर से हवा चल रहा है ना, तो ये हवा जो है ना स्थलीय भाग से चलता है, जिसके कारण स्थलीय भाग से चलता है तो भारत में वर्षा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अरे स्थल से चलेगा तो जलवाष्प कहाँ से लाएगा? नहीं ना लाएगा, तो वहां पे वर्षा कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कम वर्षा होता नहीं है, ऐसा सूखा भारत नहीं है। भारत में वर्षा होता है। कैसे होता है ये बात समझना होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे सीधा सीधी लिखा गया है, भारत का वायु दाब तथा पवन तत्व आदित्य है। आदित्य मतलब भिन्न है। देखो मेनली हम समझते हैं यहाँ पे, देखो शीत ऋतु होता है ना, तो शीत ऋतु में इस तरह से हवा चलता है। क्यों ऐसे चलता है? क्योंकि हम जानते हैं शीत ऋतु में जो कर्क रेखा होता है ना, वो कहाँ पे होता है? देखो यहाँ पे समझो, ये अगर मान के चलो, इसको अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जब सूरज होता है तब भारत में शीत ऋतु होता है। अब शीत ऋतु होता है तो यहाँ पे जब सूरज होगा तो यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा, तो ऊपर से हवा ऐसे चलेगा, है कि ना? ऊपर से हवा ऐसे चलेगा। तो हम जानते हैं शीत ऋतु में जो हवा है ना, ऐसे चल रहा है, स्थलीय भाग से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तब बोलो स्थलीय भाग से चल रहा है तो यहाँ पे जलवाष्प कहीं से ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वर्षा होगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है ना, वर्षा होता है। कैसे होता है ये समझो। सीधा सीधी लिखा गया है कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, जिसके कारण ठंडी हवा निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में बहती है। अर्थात क्या हुआ? यहाँ पे देखो, जब शीत ऋतु होता है ना, शीत ऋतु तो यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, और यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, और हम लोग जानते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, मतलब ये स्थलीय भाग से महासागर की ओर क्या बह रही है? हवा बह रही है। परंतु ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या होता है? जब गर्मी का मौसम आता है, और हम जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो सूर्य यहाँ पे होता है। सूर्य यहाँ पे होता है तो यहाँ का हवा गर्म होता है, ये ऊपर उठने लगता है। तो ये हवा जो है ना, इधर से चलने लगता है, इधर नीचे से, क्योंकि ये हवा ऊपर चला गया तो इधर से हवा आएगा, ये है कि नहीं? और ये हवा जो आएगा ना, ये समुद्र से होते हुए गुजरेगा। देखो ये समुद्र पूरा है, और समुद्र से होते हुए गुजरेगा तो देखो जलवाष्प मिल जाएगा, और जब जलवाष्प मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। वही बात लिखा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के ऊपर निम्न दाब का दाब होता है, जिसके कारण
वायु की दिशा बदल जाती है तथा वायु हिंद महासागर के उच्च दाब से उत्पन्न होती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी दिशा में मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न वायु दाब की ओर बहती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। यह पवन महासागर के ऊपर से बहती है तथा नमी ग्रहण करती है, जिसके कारण भारत में मुख्य रूप से क्या होती है, वर्षा होती है। देखो यहाँ पे समझो क्या बोला गया है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है यही बात कि देखो जब भारत होता है ना तो यहाँ पे देखो ये उच्च दाब हो गया और ये निम्न दाब हो गया। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है ना, तो ये दक्षिणी गोलार्ध से हवा जाती है उत्तरी गोलार्ध और दाईं ओर मुड़ते उड़ते किधर घुस जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे उत्तरी गोलार्ध जाएंगे तो दाईं ओर मुड़ जाएगा, और हम लोग जानते हैं ऐसे हवा जा रहा है तो जैसे दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे घुस जाएगा, और यहाँ पे इधर आता है और यहाँ पे किधर घुस जाता है, भारत की ओर प्रवेश कर जाता है। और इस तरह से ये महासागर के ऊपर से बहते हुए आता है और इस तरह से पूरा मानसून मतलब वर्षा होता है कहाँ पे, भारत में वर्षा होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है ऋतु। और ये ऋतु जो है ना 4 प्रकार का होता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जिसे मानसून के आगमन कहा जाता है, और मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। ये 4 प्रकार का ऋतु दिया गया है क्लास 9th में। ये हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।